आप सबका स्वागत है हमारे इस नए कोर्स में, दैट इज करप्ट प्रैक्टिसेस अंडर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951। अगर हम चुनाव की बात करें, इफ वी टॉक अबाउट इलेक्शंस इन इंडिया, जो रिप्रेजेंटेटिव होता है, जो उम्मीदवार होता है, कैंडिडेट जो खड़ा होता है इलेक्शंस में, देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट वो अपनी वेल्थ का मिसयूज कर सकता है, वोटर्स को खरीद सकता है, वो एक अनड्यू इन्फ्लुएंस क्रिएट कर सकता है, वो वोटर्स पे दबाव डाल सकता है, उनको ब्लैकमेल कर सकता है। मतलब ये मैं आपको पॉसिबिलिटीज बता रहा हूँ, ये पॉसिबिलिटीज एग्जिस्ट करती है भारत के सिस्टम में। हम बात करते हैं फ्री एंड फेयर इलेक्शंस की। फ्री एंड फेयर इलेक्शंस का मतलब आम आदमी ने जिसको अपनी फ्री विल से चुना है, अपनी मर्जी से जिसको चुना है, दैट रिप्रेजेंटेटिव शुड बिकम द एमपी और द एमएलए। दैट इज द ट्रू डेमोक्रेसी। ट्रू डेमोक्रेसी मतलब आम आदमी जिसको चुनेगा अपनी मर्जी से, वही उसी को सत्ता मिलेगी। बट भारत में ऐसा पॉसिबल है कि पैसों का दुरुपयोग करके, मिसयूज करके वोट्स खरीदे जा सकते हैं, वोटर्स को खरीदा जा सकता है। हमने तो पोल बूथ को चोरी होते देखा है। जहां पोलिंग बूथ होता है वहां पे कुछ गड़बड़ कर दिया, उसको लूट लिया, वोट बैंक्स चुरा लिए, या वहां पे डब्बे के अंदर फर्जी वोट्स डाल दिए, या वहां जो लोग जा रहे हैं उन पे दबाव डालना। मतलब ये सारे करप्ट प्रैक्टिसेस संभव है, हम न्यूज में देखते हैं ये सारी प्रैक्टिसेस को। तो ये एक बहुत बड़ा लूप होल हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। और यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं इलेक्शन लॉज की, कि भारत में इलेक्शन से रिलेटेड भी कुछ लॉज मौजूद हैं विच एंश्योर्स कि इस तरीके की करप्ट प्रैक्टिसेस ना हो। तो इस कोर्स का मेन थीम, द मेन एसेंस ऑफ दिस कोर्स इज करप्ट प्रैक्टिसेस अंडर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951। रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट का मतलब ये है कि नॉट एवरीबडी कैन गवर्न, बिकॉज डेमोक्रेसी का मतलब है ईच एंड एवरी इंडिविजुअल शुड गवर्न द नेशन। क्योंकि ये जो भारत है, ये हर किसी का है, एंड एवरीबडी शुड हैव अ रोल इन गवर्निंग, इन डिसाइडिंग द पॉलिसीज, इन डिसाइडिंग द वे फॉरवर्ड। सबके पास एक आवाज है, सबकी आवाज मायने रखती है। बट 140 करोड़ लोग देश चला नहीं सकते। तो इसलिए देर इज अ कंसेप्ट ऑफ रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, जहां पे कि हम अपना एक उम्मीदवार चुनते हैं, वो हमारी आवाज बनता है, हमको जो भी कहना है हम उसके थ्रू कहते हैं। एंड फ्रॉम देयर वी हैव द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट, जिसके तहत देर इज अ कंसेप्ट ऑफ इलेक्शन इन द इंडियन सिस्टम। भारत में इलेक्शंस का महत्व है, जहाँ पे जो कैंडिडेट्स वो चुनाव लड़ते हैं, एंड जिसको जनता का सपोर्ट मिलता है उसको सत्ता मिलती है। अब यहाँ पे करप्ट प्रैक्टिसेस का स्कोप मौजूद है, एंड उसी को हम इस कोर्स में बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे, काफी डिटेल में डिस्कस करेंगे। द कोर्स इज अबाउट करप्ट प्रैक्टिसेस अंडर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951। And in this question, in this course, we will be asking some very important questions like, can disproportionate increase in assets of legislators constitute undue influence and hence a corrupt practice? तो इस कोर्स में हम ये बात समझने की कोशिश करेंगे कि जो लेजिस्लेटर्स हैं उनके पास जो संपत्ति होती है, मान के चलिए कि किसी ने चुनाव लड़ा, वो चुनाव जीत गया। अब जब वो चुनाव जीता तो उसने अपनी संपत्ति मल्टीप्लाई कर ली, क्योंकि उसके पास पावर आ गई। हो सकता है उसने पावर का मिस यूज करके अपनी संपत्ति को बढ़ा लिया। वी कॉल इट डिसप्रपोर्शनेट इंक्रीज इन एसेट्स। डिसप्रपोर्शनेट इंक्रीज इन एसेट्स, क्या उसने जो अपनी संपत्ति में वृद्धि लाई, जो संपत्ति उसने बढ़ाई, क्या लेजिस्लेटर उस वेल्थ का मिसयूज कर सकता है?
क्या लेजिस्लेटर जो चुनाव लड़ेगा, क्या वो अपनी संपत्ति से वोटर्स को खरीद सकता है, वोट बैंक्स को खरीद सकता है? क्या वो एक अनड्यू इन्फ्लुएंस क्रिएट कर सकता है? क्या वो करप्ट प्रैक्टिसेस फॉलो कर सकता है चुनाव जीतने के लिए? ये कुछ बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न मैं आपसे पूछ रहा हूं, जिसका जवाब आपको इस कोर्स में मिलेगा। एंड आप समझ सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट ये कोर्स है, मतलब कितना एक गंभीर मुद्दा हम डिस्कस करेंगे इस कोर्स में, कितना एक सेंसिटिव मैटर। डेमोक्रेसी में इलेक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि डेमोक्रेसी का मतलब ही यही है कि जनता जिसको चाहती है वो उनका नेता बने, ना कि एक ऐसा भ्रष्ट नेता जिसने अपना धन का दुरुपयोग करके सिस्टम खरीद लिया हो। वी नेवर वांट सच लीडर्स टू बी इन पावर। So we are discussing, is there a possibility in Indian system, can we bypass the election laws wherein somebody can misuse their wealth to buy voters, vote banks, to create undue influence on the voters? Is it possible? वो हम डिस्कस करेंगे. So this is the main essence of this course. So in this course we will talk about why do elections need rules. भारत में जो इलेक्शंस होते हैं तो इलेक्शन लॉ की क्यों जरूरत है? हम अपना कोर्स यहीं से शुरू करेंगे. व्हाई डू इलेक्शन, मतलब हम डिस्कस कर रहे हैं इंट्रोडक्शन टू द कोर्स. सो वी आर टॉकिंग अबाउट कोर्स इंट्रोडक्शन, मतलब ये कोर्स किस बारे में है, या इसमें हम क्या क्या कवर करेंगे, सो दैट इस कोर्स को अटेंड करने से पहले आपको आइडिया तो लगे कि एग्जैक्टली इस कोर्स में क्या होगा. मतलब मोटा मोटा आपको आइडिया लग गया, थीम आपको पता चल गई कोर्स की. अब हम डिस्कस करेंगे कि एग्जैक्टली इसके अंदर हम कवर क्या करेंगे. तो इस कोर्स में हम डिस्कस करेंगे व्हाई डू इलेक्शंस नीड रूल्स. हम देखेंगे कि अगर हम रूल फ्री इलेक्शन कराते हैं तो क्या हो जाएगा. अगर भारत में एक ऐसा इलेक्शन कराए जहां पे हम कोई भी पाबंदी ना लगाएं, उसको हम कहते हैं फ्री, रूल फ्री इलेक्शन. कोई हमने इलेक्शन लॉ अगर हम नहीं लगाते, कोई पाबंदी नहीं लगाते, तो हाउ द रूल फ्री इलेक्शंस विल लुक लाइक इन इंडिया, दैट वी विल डिस्कस. हम देखेंगे कि कैसे अगर हम भारत में रूल फ्री इलेक्शंस कराएंगे तो लोग, जो नेता हैं, वो पैसा बांट के वोट खरीद पाएंगे. विच विल, जिससे कि क्या होगा, अगर नेता पैसा दे के वोट खरीदेंगे तो जो असली नेता होंगे, कंपिटेंट लीडर्स होंगे, जिनके अंदर एक विजन होगा, सो लीडरशिप विल शिफ्ट फ्रॉम कंपिटेंट लीडर्स टू लीडर्स विद हाई वेल्थ. एंड इसका कॉन्सिक्वेंस बहुत बुरा होगा. गवर्नेंस विल बिकम अ करप्ट इन्वेस्टमेंट, जहाँ पे कि जो लीडर्स होंगे वो कैंपेनिंग में बहुत मोटा खर्चा करेंगे और चुनाव जीतने के बाद उस खर्चे की रिकवरी करेंगे. तो दिस इज हाउ द रूल फ्री इलेक्शंस विल लुक लाइक. द कैंडिडेट्स विल स्टार्ट डिस्ट्रीब्यूटिंग मनी, दे विल स्टार्ट थ्रेटनिंग वोटर्स, wherein the free will of the voters will be replaced with the fear. जो कैंडिडेट्स होंगे जो चुनाव में खड़े हुए हैं, वो अनड्यू इन्फ्लुएंस क्रिएट करेंगे, लोगों को डराएंगे, धमकाएंगे कि हमको वोट दो नहीं तो हम ये कर देंगे, वो कर देंगे. इससे क्या होगा कि लोग अपनी मर्जी के खिलाफ जाके डर के मारे वोट डालेंगे. हो सकता है कि वो किसी और को डालना चाहते हैं, मन किसी और पे है, बट डर के मारे वो वोट किसी और को डाल रहे हैं. दैट इज हाउ द रूल फ्री इलेक्शंस विल लुक लाइक. जब कोई भी रूल नहीं होगा रूल फ्री इलेक्शंस में, जो नेता हैं वो एक दूसरे पर जमकर टिप्पणी करेंगे, अपने आप मतलब गंद शंद बोलेंगे, झूठी अफवाहें फैलाएंगे, मिस इंफॉर्मेशन हर जगह हमको देखने को मिलेगा. इससे क्या होगा, वोटर्स कंफ्यूज हो जाएंगे कि किसको हम चुने, बिकॉज दे विल बी acting on fabricated data which might not be true. So this is how the rule free elections will look like in India. जो अगर इलेक्शंस में कोई भी रूल अगर हम नहीं रखेंगे, इलेक्शन लॉज अगर नहीं होंगे, रूल फ्री इलेक्शंस अगर होगा, तो जो कैंडिडेट्स होंगे दे विल आल्सो कैप्चर पूलिंग बूथ.
जहाँ पे वोटिंग हो रही है उस पूरे बूथ को ही उड़ा ले गए। उसके अंदर जो भी वोट्स हैं उसको मैनिपुलेट कर लिया, टेम्पर कर लिया। इससे होगा कि अल्टीमेटली जो आम आदमी है उसका भरोसा उठ जाएगा सिस्टम से। तो दिस इज हाउ द रूल फ्री इलेक्शन will look like in India. And we are realizing the importance of rules in elections, importance of election laws हमको समझ में आ रहा है। क्योंकि अगर रूल्स होंगे, अगर रूल बेस्ड डेमोक्रेसी होगा, सो इट विल बी सपोर्टिंग द ऑनेस्ट लीडर्स, competent leaders, leaders armed with ideas, driven by policy and powered by the voters. और अगर हम रूल फ्री इलेक्शंस करेंगे, अगर इलेक्शंस में कोई भी रूल्स अगर नहीं होंगे, तो वो एक तरीके का बहुत घातक साबित होगा, वो बहुत घातक साबित होगा। बिकॉज वहां पे करप्ट नेता हमको देखने को मिलेंगे, जो जिन्होंने अंधाधुंध पैसा खर्च करके कैंपेनिंग करके चुनाव जीता है। और डेफिनेटली वो चाहेंगे कि वो सारी भरपाई करें, जिससे कि वो आम आदमी को लूटेंगे। सो रूल फ्री इलेक्शंस विल सपोर्ट corrupt wealthy leaders who are driven by, and voters will be driven by fear, and it will be powered by money. इससे डेमोक्रेसी की जगह पे देर विल बी अ डेथ ऑफ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी की मौत हो जाएगी अगर हम रूल फ्री इलेक्शंस करेंगे। एंड वी विल सी प्लूटोक्रेसी। प्लूटोक्रेसी का मतलब है कि, प्लूटोक्रेसी का मतलब होता है कि अ सोसाइटी रूल्ड बाय रिच पीपल, a society ruled and controlled entirely by the richest class, where public policy is bought and sold. That is plutocracy. So rule-free elections will lead to plutocracy. Rule-free elections, it will lead to ochlocracy. Ochlocracy का मतलब होता है मॉब रूल, जो भीड़ होती है वो राज करेंगी, where the loudest, most violent and most aggressive factions, they will dictate the terms of daily life. So this is how the rule-free elections will look like, and we don't want that. And for that, like we are aiming from for true democracy. फिर हम ट्रू डेमोक्रेसी डिस्कस करेंगे कि आखिरकार फिर डेमोक्रेसी का मतलब क्या है और हाउ द ट्रू डेमोक्रेसी लुक्स लाइक। वी विल डिस्कस दैट। क्योंकि सबसे पहले तो हमने रूल फ्री इलेक्शंस की समस्या समझी कि अगर भारत में रूल फ्री इलेक्शंस होंगे तो डेमोक्रेसी की हत्या हो जाएगी। rather we will see plutocracy and ochlocracy। फिर हम डिस्कस करेंगे कि ट्रू डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है। तो ट्रू डेमोक्रेसी में हम देखेंगे कि ट्रू डेमोक्रेसी का मतलब है फ्री चॉइस, फेयर कंपटीशन एंड इक्वल अपॉर्चुनिटी। हर किसी नागरिक को चुनाव लड़ने का इक्वल अपॉर्चुनिटी है, कोई भी चुनाव में खड़ा हो सकता है। कंपटीशन इज फेयर। फेयर कंपटीशन का मतलब ये है कि अगर कोई पैसे वाला है, he should not be allowed to use his wealth to ensure fair competition. Fair competition will eliminate the wealth factor. Fair competition will eliminate the undue influence factor. And this will always lead to free choice. When the competition will be fair, when the politicians who are contesting for elections, if they don't misuse their wealth, if they don't misuse undue influence, then automatically it will be a fair competition, and this fair competition will lead to free choice. This fair competition will lead to free choice wherein आम आदमी ऑफ इंडिया, भारत का जो आम आदमी है, वो अपनी मर्जी से वोट डालेगा, जिसको उसको वोट डालना है उसको वोट डालेगा। ना तो उसको किसी ने खरीदने का लालच दिया है, ना उसको किसी ने पैसे खिलाए, ना उसको किसी ने फ्रीबीज दिया, ना उसी को किसी ने गिफ्ट्स दिए, और ना ही किसी ने उस पर जोर या डर क्रिएट किया, डराया धमकाया नहीं। फ्री चॉइस। एंड सो डेमोक्रेसी मीन्स फ्री चॉइस। और फ्री चॉइस कब आएगी? जब देर विल बी अ इक्वल अपॉर्चुनिटी एंड फेयर कंपटीशन। तो इसको हम काफी अच्छे से डिस्कस करेंगे, डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिर हम देखेंगे द पर्पस ऑफ इलेक्शन लॉ। हम इलेक्शन लॉ डिस्कस करेंगे।
क्योंकि हमको पर्पस ऑफ इलेक्शन लॉ तो समझ में आ गया है, क्योंकि रूल फ्री इलेक्शंस तो भारत के लिए डिजास्टर। सो वी वांट स्ट्रिक्ट रूल्स ड्यूरिंग इलेक्शंस, वी वांट इलेक्शन लॉज एंड दीज लॉज शुड बी वेरी स्ट्रिक्ट। एंड द मेन ऑब्जेक्टिव or the ultimate goal of the election law is to guarantee that the winner's mandate is legitimate and truly reflects the will of the people। तो इलेक्शन लॉ का जो मेन अल्टीमेट गोल ये है कि अगर कोई चुनाव जीत रहा है, अगर कोई पॉलिटिशियन ने कंटेस्ट किया, वो जीत गया, इट मीन्स वो लोगों के सपोर्ट की वजह से जीता है, ना कि अपने वेल्थ का मिसयूज करके या अनड्यू इन्फ्लुएंस करके। दैट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ इलेक्शन लॉ कि अगर भारत में कोई चुनाव जीतता है तो उसने अपने बलबूते, अपने दम पे चुनाव जीता है, लोगों के सपोर्ट के दम पे चुनाव जीता है, ना कि अपने धन के रेस्पेक्ट में चुनाव जीता है। दैट इज द इलेक्शन लॉ, उसको हम डिस्कस करेंगे। एंड फिर हम डिस्कस करेंगे द कॉन्स्टिट्यूशनल फाउंडेशन ऑफ इलेक्शंस। भारत में अगर हम इलेक्शंस की बात करें तो व्हाट इज द कॉन्स्टिट्यूशनल, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, what it has to, what it says about the elections, what are the provisions, what are the articles talking about the elections in India. So constitutional foundation, so we will discuss constitutional foundation of elections, जिसमें हम डिस्कस करेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950, 1951, आर्टिकल 324, 325, 326, 327। सो भारत के संविधान में आर्टिकल 324, 325, 326, 327, इट टॉक्स अबाउट इलेक्शन कमीशन, इट टॉक्स अबाउट यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज एंड इलेक्शन लॉज, वो हम डिस्कस करेंगे। फिर हम रोपा 1950, which deals with electoral rolls, which deals with the voter list, and रोपा 1951, which deals with elections, qualifications and disqualifications, वो हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। एंड द करप्ट प्रैक्टिसेस, इट ऑल फॉल्स अंडर द रोपा 1951। तो हम, हमारा जो पहला मॉड्यूल होगा उसमें हम एक बेसिक फाउंडेशन अपना बनाएंगे, जहाँ पे कि वी विल बी वेरी मच कन्विंस्ड दैट इंडिया नीड्स इलेक्शंस विद वेरी स्ट्रिक्ट इलेक्शन लॉज। भारत में वेरी स्ट्रिक्ट इलेक्शन लॉज की सख्त आवश्यकता है, सो दैट वी कैन अचीव ट्रू डेमोक्रेसी। ट्रू डेमोक्रेसी का मतलब हम समझ चुके होंगे, हमको रूल फ्री इलेक्शंस के कॉन्सिक्वेंसेस पता हो चुके होंगे, इलेक्शन लॉ का इंपॉर्टेंस पता चल जाएगा, एंड कॉन्स्टिट्यूशनल फाउंडेशन ऑफ इलेक्शंस विल बिकम वेरी क्लियर by the end of module 1। Then in the next module we will be discussing, we will be understanding the corrupt practices। हम ये समझेंगे कि करप्ट प्रैक्टिस का मतलब क्या होता है। We will decode what is a corrupt practice, करप्ट प्रैक्टिस का आखिरकार मतलब क्या होता है। So any act that destroys the freedom or fairness of election is a corrupt practice। कोई भी ऐसा एक्ट जो कि फ्रीडम और फेयरनेस ऑफ इलेक्शंस को कॉम्प्रोमाइज कर दे, डिस्ट्रॉय कर दे, दैट्स अ करप्ट प्रैक्टिस। देन वी विल बी टॉकिंग अबाउट मेजर करप्ट प्रैक्टिसेस एज मेंशन्ड इन द section 123 of the representation of people act 1951। we will be talking about major corrupt practices, major corrupt practices as described in the section 123 of the representation of the people act 1951, wherein we will look at some very important corrupt practices like bribery, undue influence, appeal on religion, promotion of hatred, false statements, use of government machinery, booth capturing, illegal election expenditure, paid transportation of voters, paid government servants assistance। तो ये सब हम डिस्कस करेंगे। These are the corrupt practices and we can further classify them, the corrupt practices, into different categories। So we have categories like buying voters, bribery, it's one of the category. Forcing voters, undue influence is another category. Manipulating minds, fake statements, it is another category.
breaking social harmony, religion, caste, language, community. It's another category of corrupt practice. Misusing state power, that's the government machinery. That is another category of corrupt practices. So all these categories we will discuss in this module. तो मॉड्यूल 2 में बेसिकली हम लोग करप्ट प्रैक्टिसेस होती क्या है एंड उसके एग्जाम्पल्स लाइक व्हाट आर द मेजर करप्ट प्रैक्टिसेस as mentioned in the section 123 of the Representation of the People Act 1951. That we will discuss. Then we will understand the meaning of undue influence. We'll try to understand undue influence. मतलब आखिरकार undue influence का मतलब क्या होता है? The legal meaning of undue influence, that we will try to understand. मतलब undue influence मतलब कि एक directly or indirectly interfering with the free exercise of electoral rights. That's undue influence. We will try to understand the wealth versus undue influence. कि क्या ये जरूरी है कि अगर कोई धनवान है, एक्सट्रीमली वेल्दी है, तो it will lead to undue influence? No. Undue influence, it depends on the नियत, the intention. अगर किसी के पास पैसा है और वो पैसे का दुरुपयोग कर रहा है, डरा रहा है, धमका रहा है वोटर्स को, देन इट्स एन अनड्यू इन्फ्लुएंस. धनवान होना डज नॉट मीन अनड्यू इन्फ्लुएंस. अनड्यू इन्फ्लुएंस जब कहलाएगा तब कि वो पैसे का दुरुपयोग करेगा, सिस्टम को खरीदने की कोशिश करेगा. सो दैट्स द वेल्थ वर्सेस अनड्यू इन्फ्लुएंस. बीइंग वेल्दी डज नॉट इम्प्लाई अनड्यू इन्फ्लुएंस. फॉर इट टू बी एन अनड्यू इन्फ्लुएंस, द politician has to buy the system or try to buy the system, buy the voters. वेल्थ का दुरुपयोग करना. उसके बाद अगले मॉड्यूल में हम डिस्कस करेंगे डिसप्रपोर्शनेट एसेट्स. सो वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ डिसप्रपोर्शनेट एसेट्स. सो एसेट्स ग्रेटर देन द नॉन लॉफुल इनकम, जो वो लीगली जो कमाई कर रहा है उसके बियॉन्ड जो भी कमाई है, जो भी एसेट्स हैं, दैट आर डिसप्रपोर्शनेट एसेट्स. सो एसेट्स ग्रेटर देन द नॉन लॉफुल इनकम इज अ डिसप्रपोर्शनेट एसेट. उसको हम डिस्कस करेंगे. फिर अगले मॉड्यूल में वी विल बी टॉकिंग अबाउट जुडिशियल थिंकिंग, वेरिन वी विल बी डिस्कसिंग द जुडिशियल प्रिंसिपल. मतलब इस मुद्दे में जुडिशरी का क्या कहना है, या व्हाट इज द जुडिशियल प्रिंसिपल एप्लीकेबल इन दिस मैटर ऑफ करप्ट प्रैक्टिसेस अंडर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951. वो हम डिस्कस करेंगे. विल बी टॉकिंग अबाउट द जुडिशियल एस्पेक्ट. तो बेसिकली हम देखेंगे कि वेल्दी होना काफी नहीं है. अगर कोई नेता बहुत ज्यादा धनवान है, इट्स टोटली फाइन. लीगली हम उसको पनिश नहीं कर सकते फॉर बीइंग एक्सट्रीमली रिच. प्रॉब्लम्स जब आएगी जब वो अपने धन का मिसयूज करेगा. सो इलेक्शन लॉ पनिशेस इलेक्टोरल मिसकंडक्ट एंड नॉट सस्पिशियस वेल्थ. सो दिस इज द जुडिशियल प्रिंसिपल. इसको हम अच्छे से डिस्कस करेंगे. देन वी विल बी टॉकिंग अबाउट इंटर रिलेशनशिप ऑफ लॉज. हम देखेंगे कि हाउ द इलेक्शन लॉ, द क्रिमिनल लॉ एंड द एंटी करप्शन लॉ कैन बी रिलेटेड विद ईच अदर, एंड आई एम कॉलिंग इट इंटर रिलेशनशिप ऑफ लॉज, wherein we will be trying to decode the relationship between three laws: election law, criminal law and anti corruption law. फिर अगला मॉड्यूल जो होगा उसमें हम बात करेंगे एथिक्स डायमेंशन की, क्योंकि जब हम करप्ट प्रैक्टिसेस की बात करते हैं, सो हियर एथिक्स का डायमेंशन विल प्ले अ वेरी बिग रोल. Then in the next module we will be talking about comparative perspective, जहाँ पे कि हम भारत का जो सिस्टम है वी विल कंपेयर इट विद यूनाइटेड किंगडम एंड यूनाइटेड स्टेट्स. क्योंकि यूनाइटेड किंगडम में भी कॉन्स्टिट्यूशन है, पार्लियामेंट है, चुनाव होते हैं, डेमोक्रेसी है.
एंड यूनाइटेड स्टेट्स में भी डेमोक्रेसी है। तो हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि यूनाइटेड किंगडम में भी क्या ऐसा होता है कि जो पॉलिटिशियन चुनाव लड़ने जा रहा है, ही इज ट्राइंग टू misuse his wealth, he is trying to buy the system or create an undue influence. Does such kind of an activities exist in United States and United Kingdom? That we will try to answer. So comparative perspective में we will be comparing the United Kingdom with the United States and India. Then after the comparative perspective, we will be discussing some very important case studies. बहुत इंपॉर्टेंट केस स्टडीज हम डिस्कस करेंगे जहाँ पे कि हम देखेंगे कि किस तरीके से जो कैंडिडेट्स हैं, जो पॉलिटिशियंस हैं, जो चुनाव में खड़े हो रहे हैं, किस तरीके से उन्होंने अपने धन का दुरुपयोग किया, सिस्टम को खरीदने की कोशिश करी, एंड हाउ बैडली दे वर इन्वॉल्व इन करप्ट प्रैक्टिसेस. सो दिस दोस केस स्टडीज आल्सो वी विल डिस्कस. सो वी विल बी टॉकिंग अबाउट कैश फॉर वोट स्कैंडल्स. भारत में वी हैव सीन कैश फॉर वोट्स स्कैंडल, जहाँ पे कि वोटर ये कहता है कि आप हमको पैसे दो तभी हम आपको वोट डालेंगे. विल लुक एट सम इंपॉर्टेंट केस स्टडी रिलेटेड टू बूथ कैप्चरिंग, क्योंकि आज भी भारत में बूथ कैप्चरिंग कोई एक फिक्शन वाली चीज नहीं है, इट्स अ रियलिटी. लाइक इन रिमोट एरियाज यू विल फाइंड बूथ कैप्चरिंग. तो ये सब हम केस स्टडीज डिस्कस करेंगे. फिर अगले मॉड्यूल में वी विल बी टॉकिंग अबाउट सम वेरी इंपॉर्टेंट लैंडमार्क जजमेंट्स related to this corrupt practices. सो लैंडमार्क जजमेंट्स में हम कुछ इंपॉर्टेंट जजमेंट्स देखेंगे. यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स 2002, पीयूसीएल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2003, एंड लोक प्रहरी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2018. सो ऑल दीज इंपॉर्टेंट लैंडमार्क जजमेंट्स हम काफ़ी अच्छे से डिटेल में डिस्कस करेंगे. एंड उसके बाद हम करंट अफेयर्स के लिंकेजेस को भी एक्सप्लोर करेंगे कि आज के भारत में क्या स्थिति है, एंड करंट अफेयर्स के कुछ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को हम लिंक करेंगे. एंड फाइनली हम लोग दो चीजें और डिस्कस करेंगे, दो मॉड्यूल्स और. सो द वन ऑफ द मॉड्यूल इज व्हाट रिफॉर्म्स. सो वी विल सजेस्ट सम रिफॉर्म्स. सो दिस मॉड्यूल विल टॉक अबाउट election reforms, which has become a very hot UPSC topic. इलेक्शन रिफॉर्म्स. तो इलेक्शन रिफॉर्म्स में हम बात करेंगे रियल टाइम एसेट वेरिफिकेशन की, स्ट्रॉन्गर एक्सपेंडिचर ऑडिट्स, एआई बेस्ड कैंपेन फाइनेंस मॉनिटरिंग, फास्टर डिस्पोजल ऑफ इलेक्शन पेटिशंस, लिंकिंग टैक्स इंटेलिजेंस with election disclosures, greater transparency in political funding, strengthening election commissions enforcement capacity, and mandatory public disclosure of beneficial ownership of major campaign donors. तो ये सारे रिफॉर्म्स को हम काफी डिटेल में अच्छे से डिस्कस करेंगे इस कोर्स में. एंड फाइनली हम इस कोर्स को कंक्लूड करेंगे विद यूपीएससी वैल्यू एडिशन. मतलब कि जो भी आपने टॉपिक्स पढ़े हैं इस कोर्स में, आखिरी में हम उसका रेलेवेंस समझेंगे कि जो भी आपने पढ़ा है, हाउ इट इज रेलेवेंट टू यूपीएससी प्रिपरेशन, कैसे वो नॉलेज आपके यूपीएससी प्रिपरेशन में मददगार साबित होगी, वो हम डिस्कस करेंगे यूपीएससी वैल्यू एडिशन में. एंड वहीं पे हम एक मॉक क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे, जहाँ पे मैं आपके सामने एक आंसर राइटिंग करूंगा. हम एक क्वेश्चन उठाएंगे which will be related to our course, and I will write answer in front of you. So all this we will be doing in this course. तो आई होप आपको एक क्लियर कट आइडिया मिल गया है कि what this course is about. So this course is about corrupt practices under the Representation of the People Act 1951. This course will answer a very important question like, can disproportionate increase in assets of legislator
डज इट कॉन्स्टिट्यूट एन अनड्यू इन्फ्लुएंस और इज इट अ करप्ट प्रैक्टिस? वो सारे क्वेश्चंस का आंसर आपको इस कोर्स को अटेंड करने से मिल जाएगा। तो आपने देखा कि काफी कॉम्प्रहेंसिव कोर्स है, काफी डिटेल में हम काफी सारी बातें डिस्कस करेंगे, एक एक पॉइंट को हम बहुत डीप डाउन जाके डिस्कस करेंगे, सो दैट एक आपको बहुत अच्छी क्लैरिटी मिले। सो दैट इज व्हाट दिस कोर्स इज अबाउट।